कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत काल में हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, उपराष्ट्रपति अब तो भूतपूर्व हो गए हैं, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 तारीख की शाम को यानी रात में एक धमाका मचाते हुए एक तरीके से गुपचुप तरीके से जो धमाका किया कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस बात को लेकर अभी तक देश में की राजनीति ऊपर नीचे हो रही है। हर तरफ ये इस बात की चर्चा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले जगदीप धनखड़ जी, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में आकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को भेज दिया। और इत्तेफाक देखिए, अगले दिन यानी 22 तारीख को वो इस्तीफा मंजूर भी हो जाता है। इस तरीके से जिस तड़पड़ में, जिस आनन फानन में उपराष्ट्रपति धनखड़ अपना इस्तीफा सौंपते हैं, और उसी तेजी में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने वो जगदीप धनखड़ की सेहत की मंगल कामना करते हुए उन्हें विदाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं आपकी सेहत के लिए मंगल कामना करता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के और किसी नेता या आरएसएस के किसी व्यक्ति ने इस जो इतनी बड़ी खबर पर, इतनी बड़े मामले पर कोई एक शब्द नहीं बताया, न बोलने की किसी ने हिम्मत जताई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे अहम और संवैधानिक पद पर जगदीप धनखड़ की जो ताजपोशी की गई थी, वो मूलतः ना तो बीजेपी के थे और ना ही आरएसएस से उनकी कोई करीबी थी। सबसे बड़ा एक कारण ये भी था कि एक ऐसे व्यक्ति को जो नॉन बीजेपी और नॉन आरएसएस का आदमी है, उसको ऐसे इतने महत्वपूर्ण पद पर सरकार ने बैठाया कैसे। पिछले बार जगदीप धनखड़ को जब उपराष्ट्रपति 2022 में बनाया गया था, तब जगदीप धनखड़ ने सरकार के बचाव में आकर जिस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं को जिस तरीके से उन्होंने अपमानित किया, सस्पेंशन किया और उनके खिलाफ में जो जितना कहर ढा सकते थे उन्होंने किया। इसी बात को देखते हुए जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उन्होंने ओम बिरला और जगदीप धनखड़ को पुनः उसी जगह पर पहुंचा दिया। यानी कि ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन गए, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बने। ये रहस्य अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि जगदीप धनखड़ जो 7 बजे तक 21 तारीख की 7 बजे तक स्वस्थ थे, लोगों से मिल रहे थे, और अचानक 10 बजे तक उनको ऐसी सेहत की ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि उन्होंने इस्तीफा
सौंप दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए एक मुश्किल की घड़ी है कि ऐसे में जो मानसून सत्र चल रहा है उसको कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति थे तो उन्होंने येन केन प्रकार किसी तरीके से उन्होंने विपक्ष को कुचल कर रखा। अब ऐसे में कौन सा व्यक्ति उनके लिए मुफीद रहेगा जो कि विपक्ष की नाक में नकेल कस के रखे? ऐसा कोई भी उनको व्यक्ति सामने नजर नहीं आ रहा। अब जबकि जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका इस्तीफ़ा स्वीकार भी हो गया है, ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि अगला देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप लगा के बैठी है। वो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने नहीं आ रही है जिससे कि लगे कि भारतीय जनता पार्टी नए उपराष्ट्रपति के लिए कोई जल्दबाजी दिखाने जा रही है। बिल्कुल गुपचुप तरीके से सत्र चल रहा है और विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष के मुद्दे वही हैं कि पहलगाम मुद्दा है, बिहार में SIR का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सरकार को विपक्ष पूरी तरीके से घेरने पर आमादा है और सरकार के पास चुप रहकर विरोध हल्ला गुल्ला करके संसद को, सदन में जिस तरीके से वो रुकावट डाल सकते हैं बस यही कर पा रहे हैं। ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से JP नड्डा ने लोकसभा में, राज्यसभा में ये कह दिया कि मेरी ही बात रिकॉर्ड में जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, ये हक केवल सभापति का होता है, ना कि किसी सांसद या मंत्री का होता है। आपको बता दें कि देश में दूसरी हैसियत पे रहने वाले एक नंबर 1 पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे पे उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे जाके प्रधानमंत्री होते हैं जो कि संवैधानिक पद के ऊपर होते हैं। और सभापति के सामने एक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष विपक्ष के सामने ये कहे कि आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, यहाँ केवल मेरी ही बात रिकॉर्ड में जाएगी, ये बात शायद सभापति जगदीप धनखड़ को भी खल गई कि मेरे सामने बैठकर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और केंद्रीय मंत्री इतनी बात कहने की ज़रूरत कैसे कर सकता है। अब समस्या इस बात की है कि अब सब लोग कयास पे कयास लग रहे हैं कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एक लंबी प्रोसेस होती है। इसके लिए जब पहले पार्टियां अपना गठबंधन अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करता है, उसके बाद चुनाव आयोग उसके लिए चुनाव के लिए एक डेट फिक्स करता है और तब जाकर चुनाव होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस मामले में कोई भी जल्दबाजी करती नहीं दिख रही है और ये सवाल यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किस शतरंज के मोहरे पर अपनी चाल चलने के लिए आमादा है। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. कयासों का बाजार गर्म है, हर तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कई प्रकार के जो चर्चा में आ रहे हैं अटकलों के रूप में। तो ये चर्चा चल रही है कि RJD के मतलब राष्ट्रीय जनता दल के एक जो विधायक हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो जगदीप धनखड़ से इस्तीफ़ा लिया गया है वो बिहार के CM
नीतीश कुमार को वहाँ ले जाने की कवायद है और नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति से उठाकर अब दिल्ली की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उपयोग करना चाहती है। एक तरीके से ये संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में जो है जेडीयू या जनता दल यू, जिसके सर्वा नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी को हड़पना चाहती है। बहुत सारे बड़े नेता वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गोद में बैठे हुए हैं। ये बात तय है कि इस चुनाव के बाद बिहार में कई दलों का वजूद खत्म होने वाला है। जैसे कि अगर जेडीयू के साथ ऐसा होता है तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी इसी की भेंट चढ़ जाएंगे। दूसरे उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनकी पार्टी का तो हर कोई नाम भी नहीं जानता है, लेकिन उनके साथ भी ये हो सकता है कि उनकी पार्टी का भी समायोजन भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। वैसे भी 12 जेडीयू के 12 सांसदों में लगभग 8-9 सांसद भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और प्रधानमंत्री के काफ़ी करीब हैं। सिग्नल मिलते ही वो पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में समाहित होने वाले हैं। अब आपको जिन लोगों के नाम की चर्चा चल रही है उनमें चौंकाने वाले नाम आते हैं। सबसे पहला नाम तो जो देश में चल रहा है सबसे आगे, वो उप सभापति जो कि हरवंश राय हैं, हरवंश कुमार सिंह हैं, हरवंश राय हैं, जो कि जनता दल यू के नेता हैं और इस समय उपसभापति के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे लंबी रेस में आगे होने का इनका दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी उपसभापति के रूप में राज्यसभा में काम कर रहे हैं और उनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा दिख रही हैं कि हो सकता है कि हरवंश राय को आगामी उप राष्ट्रपति के चांस मिल सकता है। उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। एक नाम ये भी है कि हो सकता है जेपी नड्डा को भी उपराष्ट्रपति के रूप में देखा जा सकता है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मोदी शाह के भी काफ़ी करीब हैं, तो इस बात में भी मोहर लग सकती है कि जेपी नड्डा को कर दिया जाए आगे। नीतीश कुमार के बारे में भी चर्चा थी, लेकिन नीतीश कुमार की बात सबसे कम है, तो उनके ऊपर जितना प्रचार किया जा रहा है लेकिन उनकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन चर्चा में उनका नाम जरूर है। तीसरा नाम जो चल रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद, दक्षिण भारत के नामचीन सांसद शशि थरूर का नाम भी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। शशि थरूर पिछले कई साल 2-1 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीब नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी उनको काफ़ी अपने करीब देख रहे हैं। ये नाम भी चर्चा में है कि किसी तरीके से हो सकता है आगामी उपराष्ट्रपति के रूप में शशि थरूर भी रेस में आगे आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जो कि चर्चा में रहते थे, उनके बारे में चर्चा रहती थी कि वो राष्ट्रपति बनने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सरकार और धनखड़ के बीच में इतनी खाइयाँ बढ़ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धनखड़ लगभग 2003 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने उनको बहुत अच्छे मौके दिए, संवैधानिक पदों पर बैठाया, यहाँ तक कि उनको पश्चिम बंगाल में गवर्नर बनाया और वहीं से उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और उसके बाद वो पिछले 2022 से लेकर 25 तक यानी 21 जुलाई तक वो उपराष्ट्रपति बने रहे। दिलचस्प सत्यपाल मलिक का हुआ, उनके पीछे सीबीआई की जांच बैठी, उनके घर में ईडी के छापे पड़े, उनके करीबियों पर सीबीआई की रेड पड़ रही है। उसी तरीके से कहीं धनखड़ के साथ ऐसा ना हो कि धनखड़ के साथ पीछे भी अब जांच एजेंसियां पड़ जाएं। लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात चल रही है, उसमें बहुत सारे नाम जोड़ रहे हैं। उनमें एक नाम पूर्व कांग्रेसी नेता
गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी चल रहा है, जिनके रिटायर होने पर, राज्यसभा से रिटायर होने पर प्रधानमंत्री ने अपने घड़ियाली आंसू बहाए थे। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इन्हीं कड़ियों में कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी जोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से आपको ओम माथुर भी पुराने भाजपाई नेताओं में गिने जाते हैं और किसी प्रदेश में वो इस समय राज्यपाल हैं। इन सब नामों के लिए रेस चल रही है। ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही उपराष्ट्रपति पद पे बैठाने वाली है।